स्टूडेंट्स, इसके पहले वाले वीडियो में हम बैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ चुके थे। तो आज हम बैलेंस बॉन्ड थ्योरी की लिमिटेशन भी पढ़ेंगे और उसके पहले हम पढ़ रहे हैं उपसहसंयोजन यौगिकों के चुंबकीय गुण, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। और आप जानते हो कि चुंबकीय जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होती है वो किस वजह से पाई जाती है? अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की वजह से, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनों की वजह से, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से। तो वो कह रहे हैं, उन्होंने एक टाइटेनियम धातु ली, संक्रमण धातु ली और प्लस 3 आयन लिया। उसका टाइटेनियम मतलब क्या होता है? टाइटेनियम का परमाणु क्रमांक 22, मतलब 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 और 3d2। गिन लीजिए, 2, 2, 4, 6, 10, 12, 6, 18, 20, 21, 22 इलेक्ट्रॉन हो गए। 22 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो टाइटेनियम का ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमने लिख दिया। अब हम बनाना चाह रहे हैं टाइटेनियम +3। क्या बनाना चाह रहे हैं? टाइटेनियम +3। टाइटेनियम +3, +3 का अर्थ 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दें। तो कहां से निकलेंगे? 2 इलेक्ट्रॉन तो ये जाएंगे, 1 ये जाएगा। तो बाहरी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या रहेगा? हम पूरी लिख दे रहे हैं इसमें। तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 और 4s0। 4s क्या हो गया? 0। दोनों इलेक्ट्रॉन निकल गए। और डी में भी जो 2 इलेक्ट्रॉन थे वो 1 निकल गया, तो 3d1। तो आप देख रहे होगे कि हमने यहाँ टाइटेनियम जो +3 है उसका लास्ट वाला इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या लिखा? 3d1। यहां से आया ये 3d1, ठीक है। वरना कहोगे ये d1 कहां से आ गया, ठीक है। चाहो तो यहाँ 3d लिख भी सकते हैं। तो हम ये बता रहे हैं, ये तो हमने तरीका बता दिया कि ये d1 कहां से आया। तो किताब में लिखा है आपका कि टाइटेनियम +3, वेनेडियम +3, वेनेडियम +3 और क्रोमियम +3, इनके जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हैं वो किस प्रकार के हैं? d1, d2, d3। इसी प्रकार से आप वेनेडियम का लिखना तो 23 होता है परमाणु क्रमांक और 3 इलेक्ट्रॉन निकाल देना तो लास्ट में d2 आएगा। क्रोमियम का हमारा 24 होता है और 3 इलेक्ट्रॉन निकाल देना तो लास्ट में d3 आएगा। तो किताब बुक में लिखा है कि टाइटेनियम +3, वेनेडियम +3, क्रोमियम +3 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? टाइटेनियम का d1 है, वेनेडियम का d2 है और क्रोमियम का कितना है? d3। तो इन आयनों में अष्टफलकीय संकरण हेतु 4s कक्षक उपलब्ध होती है और 4p होती है और साथ में 2 होते हैं d कक्षक उपलब्ध। इन आयनों में अष्टफलकीय संकरण हेतु 4s और 4p के अतिरिक्त 2 d कक्षक उपलब्ध होते हैं संकरण के लिए। क्यों होते हैं? क्योंकि d कक्षक होती है ये हमारी 5 होते हैं सब सेल। तो वो कह रहे हैं या तो इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है, d1 हो सकता, तो भी यहाँ 2 उपलब्ध है अंदर वाली। अगर 2 इलेक्ट्रॉन है तो भी ये उपलब्ध है 2 अंदर वाली। अगर 3 इलेक्ट्रॉन है, d3 भी इलेक्ट्रॉन है कॉन्फ़िगरेशन हुआ, तब भी 2 d कक्षक उपलब्ध हैं। तो ये d2sp3 संकरण कर सकते हैं। किताब में देख लीजिए, साफ साफ लिखा है कि टाइटेनियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास d1 है, वेनेडियम +3 का d2 है, क्रोमियम +3 का d3 है। तो इन आयनों में इनमें 4s तथा 4p कक्षकों के साथ अष्टफलकीय संकरण हेतु 2 कक्षक उपलब्ध हैं। कौन से 2 कक्षक की बात हो रही? इन 2 कक्षक की बात हो रही है। ये 3d के हैं और अंदर वाले, तो ये उपलब्ध हैं, इसलिए ये उपलब्ध हैं। तो कौन सा संकरण कर बना लेंगे? d2। ये 2 d2 और ये s और ये p3, तो d2sp3 संकरण के लिए उपलब्ध हैं ये 2 कक्षक इन आयनों में। अब बात कर रहे हैं कि यदि इलेक्ट्रॉन 3 से ज्यादा हुए, जब इलेक्ट्रॉन क्या हुए? 3d में 3 से ज्यादा हुए तो फिर सीधे उपलब्ध नहीं होंगे। हम ये कहना चाह रहे हैं कि यदि यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन हुए तो फिर यहाँ पर एक अगर d4 हुआ, क्या हुआ? d4, तो यहाँ पर हम क्या भर देंगे? इलेक्ट्रॉन। तो फिर 2 कक्षक उपलब्ध होंगे संकरण के लिए, सीधे सीधे तो उपलब्ध नहीं होंगे। कैसे उपलब्ध होंगे? जब तक पेयरिंग ना हो। मान लो d5 हुआ, तो d5 में तो ये यहाँ भी 1 इलेक्ट्रॉन होगा, यहाँ भी 1 इलेक्ट्रॉन होगा, तो ये d कक्षक फिर उपलब्ध नहीं होंगे सीधे सीधे संकरण के लिए। तो एक नियम है कि जब 3 से अधिक 3d इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो, कौन से इलेक्ट्रॉन? 3d इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है। जब 3 से अधिक होंगे तो अष्टफलकीय संकरण हेतु आवश्यक 3d कक्षकों युगल सीधे उपलब्ध नहीं होंगे। जैसे उन्होंने कहा कि क्रोमियम +2 है और Mn मैग्नीज +3 है, इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास d4 होता है।
D4, तो हमने ये D4 बना दिया। D में 5 सब सेल होती हैं, तो 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन। तो अब आप देख रहे होंगे कि 2 कक्षक सीधे उपलब्ध नहीं है। देखो यहाँ 2 उपलब्ध थे क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन नहीं थे, तो ये वाला और ये वाला उपलब्ध था, लेकिन यहाँ पर 2 कक्षक उपलब्ध नहीं है। तो क्या करेगा, यहाँ पेयरिंग होगी। D4 में पेयरिंग हो जाएगी, तो ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ आ जाएगा, यहाँ। तो अब ये 2 कक्षक क्या हो गए, उपलब्ध हो गए D2sp3 संकरण के लिए। और यहाँ पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1 और 2। तो ये जो कॉम्प्लेक्स बनाएंगे ये आयन, तो वो कैसा होगा, अनुचुंबकीय। अब हम बात कर रहे हैं कैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की। D1 की कर चुके, D2 की कर चुके, D3 की कर चुके। तो इनमें तो 2 कक्षक सीधे सीधे उपलब्ध हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास D4 में सीधे सीधे D कक्षक उपलब्ध नहीं होते हैं। तो क्या हो जाती है, पेयरिंग, फिर 2 D कक्षक उपलब्ध होते हैं। तो ये 2 यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखें तो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या है, अनुचुंबकीय है। अब हम D5 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात कर रहे हैं। तो D5 किस में होता है, Mn+2 आयन में भी D5 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, और Fe+3 में भी D5 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। तो D5 में हमने ये बना दिया 3D, तो 5 इलेक्ट्रॉन भर दिए, 1 2 3 4 5। अब यहाँ भी 2 सीधे सीधे उपलब्ध नहीं है, 3D कक्षकों के युगल सीधे उपलब्ध नहीं है सीधे उपलब्ध। पेयरिंग होगी, तो पेयरिंग में क्या होगा, 1 2 3, और ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएंगे, तो 1 इधर और 1 इधर। तो अब कितने अनपेयर्ड, अब तो ये 2 कक्षक क्या होगा, सीधे उपलब्ध हो गए संकरण के लिए, D2sp3 संकरण के लिए खाली हो गए ना। और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है, सिर्फ 1। तो ये जो कॉम्प्लेक्स बनाएगा वो भी अनुचुंबकीय होगा। अब हम बात कर रहे हैं D6 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की। तो D6 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है हमारा Fe+2 का और कोबाल्ट+3 का। और हमने ये निकालना आपको सिखा दिया टाइटेनियम+3 का, कैसे कि टाइटेनियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखो, 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दो। इसी प्रकार से हमें यदि आयरन+2 निकालना है, तो आयरन का परमाणु क्रमांक 26, तो आयरन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख लो, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दो। कोबाल्ट का निकालना +3, तो कोबाल्ट का 27 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखो, फिर 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दो। तो हमने ये चीज आपको सिखा दी, इन सब के आप निकाल के देख लेना। तो जब इस आयन का निकालोगे और इस आयन का निकालोगे, तो बाहरी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास D6 आएगा। अब D6 में देखिए हमने इलेक्ट्रॉन भर दिए। अब हम यहाँ पेयरिंग करा दें, तो पेयरिंग जब हम कराएंगे तो ये तो हमारे जैसे के तैसे हैं ये, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएंगे, ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएंगे। तो ये हम यहाँ ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो हैं, ये एक इधर आ गया, एक इधर आ गया। अब यहाँ पर कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, ये भी पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ये भी युग्मित है, ये भी युग्मित है, ये भी युग्मित है। तो नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 0 लिख सकते हैं, या लिख सकते हैं हम नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो ये क्या होगा, प्रतिचुंबकीय। ठीक है, तो किताब में और देख लेते हैं हम कि यहाँ पर लिखा था कि जैसे टाइटेनियम+3 का D1 है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, वेनेडियम+3 का D2 है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, क्रोमियम+3 का D3 है। तो इन आयनों में 4s और 4p कक्षकों के साथ अष्टफलकीय संकरण हेतु 2 D कक्षक उपलब्ध होते हैं। अब वो कह रहे हैं जब 3 से अधिक 3D इलेक्ट्रॉन उपस्थित होंगे तो अष्टफलकीय संकरण हेतु आवश्यक 3D कक्षक के युगल सीधे उपलब्ध नहीं होंगे। तो D4 ये वाले जो आयन हैं इनमें क्रमशः 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे। ये D5 वाले ये वाले आयन हैं इनमें क्रमशः 1 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होगा, और ये D6 वाले ये जो है इनमें 0 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बचे रहते हैं। तो ये हमने निकाल के आपको बता दिए, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचे, युग्म पेयर्ड होगा। यहाँ पर कितने बचे, 1, यहाँ पर कितने बचे, 0। इतना हमने आपको बता दिया। अब हम एक क्वेश्चन पढ़ते हैं, उदाहरण नंबर 9.7। उन्होंने ये कॉम्प्लेक्स दिया हमें, ये कॉम्प्लेक्स है, और वो कह रहे हैं कि इस जो कॉम्प्लेक्स का जो चुंबकीय आघूर्ण का मान है वो 5.9 बोर मैग्नेटॉन है। तो संकुल आयन की ज्यामिति बताओ। संकुल आयन की क्या बताओ, ज्यामिति। हमें इस संकुल की ज्यामिति पूछी है, तो इस संकुल का सबसे पहले तो हम उपसह संयोजन संख्या देखें। तो उपसह संयोजन संख्या क्या होती, दाता परमाणुओं की संख्या, लिगेंड के जो दाता परमाणु जितने बंध बना रहे हो दाता परमाणु। तो ब्रोमाइड तो क्या है, एक दंतुर लिगेंड है, एक दंती लिगेंड्स है। तो ये लिगेंड्स कैसा, एक दंतुर है, एक दंती है, तो एक दाता परमाणु होगा एक लिगेंड में। तो 4 लिगेंड है तो 4 दाता परमाणु। तो उपसह संयोजन संख्या इस कॉम्प्लेक्स की होगी 4। और आपको टेबल एक याद होगी कि जब उपसह संयोजन संख्या 4 होगी तो या तो sp3 संकरण हो सकता है या dsp2 संकरण हो सकता है। अगर sp3 संकरण हुआ तो कॉम्प्लेक्स की आकृति चतुष्फलकीय होगी, और यदि dsp2 संकरण हुआ तो वर्ग समतलीय होगी। तो सबसे पहले कहा क्या गया, हमको ये कॉम्प्लेक्स दिया गया और इस कॉम्प्लेक्स की ज्यामिति हमसे पूछी गई।
और क्या दे दिया गया, चुंबकीय आघूर्ण म्यू का मान दे दिया गया। तो सबसे पहले तो हमने इसकी उपसहसंयोजन संख्या देखी। तो उपसहसंयोजन संख्या होती है दाता परमाणुओं की संख्या के बराबर। तो यहां पर लिगेंड कितने हैं, 4, और लिगेंड कैसा है, एक दंतोर, एक दंती है। तो 4 ही दाता परमाणु हुए, तो उपसहसंयोजन संख्या कितनी हुई, 4। अगर लिगेंड द्विदंतोर होता, द्विदंती होता, तो अगर लिगेंड की संख्या 4 होती तो उपसहसंयोजन संख्या, क्योंकि एक लिगेंड्स में 2 दाता परमाणु होते, को 4 दूनी 8 हो जाती। तो यहां पर तो ये एक दंती लिगेंड है, एक दाता परमाणु, तो 4 है लिगेंड, तो 4 दाता परमाणु। तो उपसहसंयोजन संख्या दाता परमाणुओं की संख्या के बराबर होती है। तो कॉम्प्लेक्स को देख के हमें पता चल गया कि इस कॉम्प्लेक्स की उपसहसंयोजन संख्या 4 है। तो उपसहसंयोजन संख्या 4 है, तो इसका मतलब या दो यही है, देखो 4 4 में, या तो sp3 संकरण होगा तो चतुष्फल की आकृति होगी, या dsp2 संकरण होगा तो वर्ग समतलीय होगी। तो हमने मन में तो ये समझ गए कि या तो इस कॉम्प्लेक्स की आकृति चतुष्फल की होगी या वर्ग समतलीय होगी। अगर ये बाहर वाला कक्षक यूज करेगा तो sp3 होगा, और अंदर वाला d कक्षक यूज कर लिया तो dsp2 होगा। तो अब हम क्या करते हैं, बहुत अच्छा है कि हमें म्यू का मान दिया गया है। ये देखिए, ये वाला क्वेश्चन, म्यू का मान, चुंबकीय आघूर्ण का मान, तो म्यू दिया है हमें, म्यू दिया है 5.9, और आपको हमने पढ़ाया था म्यू का बराबर एक सूत्र होता है n+2, बताया था ये सूत्र। और यहाँ पर n क्या होता है, हमारा अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। और हमने शॉर्टकट तरीका आपको बताया था कि जब चुंबकीय आघूर्ण का मान 5.9 है, तो मतलब यहां से हमें अंदाजा पता चल गया कि n का मान 5 है। मतलब अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, 5, क्योंकि इस कॉम्प्लेक्स में जो कॉम्प्लेक्स है हमारा MnBr4 और माइनस, तो इस कॉम्प्लेक्स के लिए म्यू का मान, चुंबकीय आघूर्ण का मान 5.9 है। और चुंबकीय आघूर्ण का सूत्र होता है ये, और चुंबकीय आघूर्ण के मान से हमने अंदाजा लगाया कि n का मान है 5, मतलब 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। क्या है, 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। तो 5 जब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, तो इसका मतलब जो 3D है, ये 3D, तो इसमें तो 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हैं। तो इसका मतलब ये इसमें यहाँ पेयरिंग तो हो नहीं रही है, क्योंकि ब्रोमाइड क्या है, ब्रोमाइड हमारा दुर्बल लिगेंड्स होता है। तो ये वाले कक्षक सीधे उपलब्ध नहीं है, ये कक्षक क्या है, सीधे उपलब्ध नहीं है। वापस सुनिए, चुंबकीय आघूर्ण का मान 5.9 है, तो बताया था हमने कि जब 5.9 होता है तो ये जो आगे वाली संख्या होती है, ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। तो इस कॉम्प्लेक्स के लिए चुंबकीय आघूर्ण का मान 5.9 है, मतलब इस कॉम्प्लेक्स में 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। तो हमने ये 5 3D में बना दिए। तो फिर कक्षक संकरण में तो ये वाला कक्षक भाग लेगा, नहीं लेगा, क्यों, क्योंकि इसमें खाली नहीं है ना। तो कौन से भाग लेंगे, इसके बाद 4s वाले और 4p वाले भाग लेंगे, ये लेंगे कक्षक में भाग। तो कौन सा संकरण वो होगा, इसमें d वाला तो नहीं होगा, dsp2 वाला तो नहीं होने वाला, कि dsp2 ये वाला तो नहीं होने वाला, dsp2 तो नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ये वाला भाग नहीं ले रहा है, तो ये तो नहीं होने वाला। तो कौन सा संकरण में भाग लेंगे, ये भाग लेंगे sp3। और जब sp3 संकरण में भाग लेंगे तो इस कॉम्प्लेक्स की आकृति क्या होगी, चतुष्फल की। अगर यहाँ इलेक्ट्रॉन नहीं होता, अगर इस कॉम्प्लेक्स का मान 4.9 होता, मान लिया हमने कि इस कॉम्प्लेक्स का चुंबकीय आघूर्ण का मान 4.9 है, तो फिर n का मान कितना हो जाता, 4। तो हम ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट कर देते, तो ये वाला कक्षक क्या होता, संकरण में उपयोग होता, तो बनता dsp2। तब इस कॉम्प्लेक्स की आकृति वर्ग समतलीय होती, क्योंकि dsp2 होने पर क्या होता, वर्ग समतलीय, उसमें लिखा ना। तो ये तो है नहीं, क्योंकि ये वाला कक्षक भाग नहीं ले रहा, तो वर्ग समतलीय नहीं है। अगर चुंबकीय आघूर्ण का मान 4.9 होता, तब ये होता। इस कॉम्प्लेक्स के लिए चुंबकीय आघूर्ण का मान, म्यू का मान यदि 4.9 होता, तो 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते, तो ये इलेक्ट्रॉन कहाँ शिफ्ट हो जाता, यहाँ। तो अभी 3 ही बचते, मान के चलो नहीं होता, तो मान के लिए समझ लिया कि 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते, अगर 4 होते, ये नहीं होता मान लो किसी भी तरीके से, तो फिर इसका ये वाला कक्षक क्या लेता, भाग लेता, तो dsp2 संकरण बनता और वर्ग समतलीय इसकी आकृति होती। लेकिन नहीं, अगर ये शिफ्ट करेंगे तो 3 ही बच रहे हैं, वो एक अलग बात है, समझाने के लिए बता रहे हैं। तो यहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स दिया गया है, वापस सुनिए, और इस कॉम्प्लेक्स के लिए चुंबकीय आघूर्ण का मान 5.9 है, और जब चुंबकीय आघूर्ण का मान 5.9 है तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या 5 है। तो हमने ये 3D में 5 इलेक्ट्रॉन बना दिए। तो 5 जब इलेक्ट्रॉन बना दिए तो ये सीधे उपलब्ध नहीं है, यही बात तो अभी हम यहाँ पढ़ा रहे थे
ये देखिए कि ये 5 इलेक्ट्रॉन है इस वाले में, तो ये सीधे उपलब्ध तो नहीं है ना, ये पियरिंग होनी चाहिए। पियरिंग ब्रोमाइड करा नहीं पा रहा है, तो कौन से कक्षक भाग लेंगे? S और P3। तो कौन सा संकरण होगा? sp3। तो चतुष्फलकीय आकृति होगी, तो इस कॉम्प्लेक्स की आकृति चतुष्फलकीय होगी। किताब में पढ़ लेते हैं कैसे सॉल्यूशन दिया है। चूंकि संकुल में जो Mn+2 आयन की समन्वय संख्या 4 है, क्योंकि 4 लिगेंड्स जुड़े हैं, एक दंती लिगेंड्स है, एक दंतुर है, दंतुरता लिगेंड्स की तो 4 उपसे संयोजन संख्या हुई, तो यह तो चतुष्फलकीय संकरण बनाएगा। sp3 बना सकता है, ये वर्ग समतल dsp2 संकरण होगा। अभी हमें पता नहीं है, जब समन्वय संख्या 4 है तो या तो sp3 संकरण होगा या dsp2 संकरण होगा। परंतु इस कॉम्प्लेक्स का जो चुंबकीय आघूर्ण का मान है वो 5.9 बोर मैग्नेटॉन है, तो डी कक्षक में 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति बता रहे हैं। 5.9 है तो जो क्या बता रहा है कि डी कक्षकों में 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति है, और जब 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति है तो संकरण हो रहा है sp3। डी वाला भाग ही नहीं ले रहा, dsp2 नहीं हो रहा। dsp2 का मतलब है ये वाला ले ले भाग, तो dsp2 ये 4 लेने, तो ये तो भाग ही नहीं ले रहा। तो यहाँ पर क्योंकि इलेक्ट्रॉन है पहले से, तो ये क्या हो रहा है कि संकुल में जो चुंबकीय आघूर्ण का मान है वो 5.9 है, अर्थात जो क्या बता रहा है कि 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, तो डी कक्षक में 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, मतलब इसकी sp3 संकरण हो रहा है, अर्थात इसकी आकृति चतुष्फलकीय होगी, ना कि वर्ग समतलीय। अगर 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते तब वो डी वाला भाग लेता संकरण में, तो dsp2 संकरण बनता और वर्ग समतलीय इस कॉम्प्लेक्स की आकृति होती।